हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? होप सो सब लोग अच्छा प्रॉफिट कमा रहे होगे और अभी वीकेंड एंजॉय कर रहे होगे। पहला तो ये अभी इतनी रात को लेट नाइट वीडियो इसलिए शूट कर रहा हूँ कि पूरे दिन में टाइम नहीं मिला था और थोड़ा सा उलझ गया था। और सबसे पहले आपको ये बोल देता हूँ कि जिसने भी वो पहला जो लेक्चर ले रहा है कंटिन्यूस, जिसने पहले दो वीडियोस पार्ट देखे हैं जो शेयर मार्केट क्लासेस से रिलेटेड है, उसका लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो वो वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। या इससे पहले वाला वीडियो वो लेक्चर सेकंड है वो भी देख लेना, जिसमें मैंने ये बताया कि स्टॉक की वैल्यूएशन हम लोग करते कैसे हैं, कौन से फैक्टर उसमें इफेक्ट करते हैं, या फिर किस हिसाब से मेरा क्या कैलकुलेशन रहता है, मेरा क्या पर्सपेक्टिव रहता है, वो मैंने आपको उसमें शेयर कर रखा है। बराबर है बात। और अभी के वीडियो में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग एनएफओ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि एनएफओ होता क्या है, न्यू फंड ऑफर। वैसे तो आप लोगों को काफ़ी लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ एक बेसिक ओवरव्यू के हिसाब से। न्यू फंड ऑफर ये होता है जैसे 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 आईपीओ आता है, कोई भी कंपनी मार्केट में लिस्ट होने के लिए इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आती है, जिसमें वो पब्लिक को शेयर होल्डिंग प्रोवाइड करती है, या पब्लिक को अपना फ्रेश इश्यू या एफपीयू या फिर किसी भी तरीके से पब्लिक को ऑफर करती है इक्विटी पार्टिसिपेशन के लिए, तो वो आईपीओ लेके आती है और इस हिसाब से आईपीओ लिस्ट होता है। उसी तरह कोई भी अगर नया फंड है, नया म्यूचुअल फंड है, तो वो क्या करता है कि सबसे पहले एनएफओ लेके आता है और एनएफओ मार्केट में लिस्ट करवाता है। लिस्ट कोई भी रेट पे हो सकता है, लेकिन एनएफओ में फायदा ये होता है कि अपने को 10 रुपए की एनएवी पे अपने को माल मिलेगा। समझ में आ रही बात? भाई एनएफओ लिस्ट चाहे कोई भी रेट पे हो, अपने को 10 रुपए एनएवी पे अपने को माल मिलने वाला है। और इन शॉर्ट ऐसा कह सकते हैं कि वो टाइम पे होता है कि इससे नीचे जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। उससे नीचे उसकी एनएवी की प्राइस उससे नीचे जाना बहुत रेयरली होता है। तो 10 रुपए के एनएवी पे अपने को माल मिलता है। सपोज दैट जैसे मैंने किसी एनएफओ में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, या 1 लाख रुपए, 1 लाख से क्या कैलकुलेशन ईजी होगी, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो वो मेरे को 10,000 यूनिट्स अलॉट कर देगा। और एनएवी किसी भी फंड की देख लो, वो 10 रुपए किसी की रही नहीं है, वो चल रही है 23, 24, 25, 26। और इस हिसाब से क्या है कि किसी किसी की तो 521 तक की भी एनएवी चाहिए जो पुराने फंड चल रहे हैं। तो 10 रुपए की एनएवी मतलब बचती नहीं है। ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म में इनमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा आने वाली है। तो उस हिसाब से वीडियो शुरू करने से पहले पूरा एग्जैक्ट मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये वीडियो प्योर एंड प्योर एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से है। ठीक है, कोई भी काम करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर कर लेना। ठीक है, जो एनएफओ की बात चल रही थी अपने, न्यू फंड ऑफर हो गया, उसमें अपने को 10 रुपए के एनएवी के हिसाब से अपने को माल मिलेगा। ठीक है, और जितना जितना चाहे हम लोग उतना माल ले सकते हैं। और पहले तो इसमें ऐसा होता था कि अभी तो क्या है कि रिटेलर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया और इसमें भी घुस चुका है, लेकिन जब पहले रिटेलर्स नहीं थे तो ज़्यादा इसमें इतना मतलब मगज मारे वो भीड़ नहीं थी, क्राउड नहीं था। तो वो टाइम पे पता क्या करते थे हम लोग, इसमें बहुत अच्छा पैसा बनाते थे, क्योंकि हम लोग लिस्टिंग पे कोई भी एनएफओ आया, एनएफओ की लिस्टिंग पे ही एनएफओ बेच के हम लोग एग्जिट कर लेते थे। 1% एग्जिट लोगे तो लगेगा, लगने तो क्या दिक्कत है। 1 लाख रुपए डालते उसमें, लाख रुपए डालते, अगर वो 10% गेन दे दिया, 20% गेन दे दिया, 10-20 हज़ार रुपए हो गए, 1,20,000 लेके निकल गए। क्योंकि आईपीओ की तरह इस एनएफओ की भी लिस्टिंग होती थी पहले। 11 रुपए 12 रुपए की लिस्टिंग मैंने खुद ने देख रखी है, ऊपर में 14 रुपए की लिस्टिंग देख रखी है मैंने। तो उसमें भी क्या है कि पैसा अच्छा खासा बनता था। तो वहां पे भी क्या है कि अब क्राउड आने लग गया, तो क्या है लिस्टिंग में इतना गेन नहीं मिलता, लेकिन फिर भी गेन मिलता है। और कोई अगर ऐसा होता है कि हाँ बच जाता है, तो उसमें अच्छा खासा रिटर्न भी मिल जाता है। तो एक्सपेक्टेड ऐसा रहता है कि 10 की है, 11 रुपए भी हो गया, 10% का खुला गेन पड़ा है, ठीक है, वो मिलेगा ही मिलेगा। और 10% रिटर्न कम थोड़ी होता है, तो वो चीज़ है। और अभी जो एनएफओ की, जिस एनएफओ की मैं बात करने आया हूँ, वो आया है अभी जैसे न्यू फंड ऑफर आया मोतीलाल ओसवाल का डिफेंस इंडेक्स फंड। पर्सनली मैं आपको ये बोल रहा हूँ, पहले तो मैं डिस्क्लेमर दे चुका हूँ, वापस बोल देता हूँ, कोई भी काम करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह कर लेना। ये वीडियो प्योर एंड प्योर एजुकेशन पर्पज के हिसाब से, और मेरा पर्सपेक्टिव क्या है वो बता रहा हूँ मैं आप सबको। समझ में आ रही बात? तो अब जो रही बात दूसरी, जो अपने एनएफओ की बात करें, तो मोतीलाल ओसवाल का डिफेंस इंडेक्स फंड। पहले इस सेक्टर में जो एक पहला फंड आया था वो आया था एचडीएफसी डिफेंस फंड, जो 2023 में आया था। उसको अप्रोक्स 12 से 13 महीने हो चुके हैं। ठीक है, वो 10 रुपए के एनएवी के हिसाब से आया था। उसकी एनएवी आज की डेट में 23 रुपए 30 पैसे के अराउंड, समझो यार अराउंड वहीं पे होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो लमसम जिसने वहां पे इन्वेस्ट किया, साल भर में उसके पैसे डबल हो गए, क्योंकि रिटर्न बैठ रहा है 125%। 125% बहुत होता है भाई। अगर किसी ने 5 लाख रुपए डाले ना वो टाइम पे, 5 लाख का 10 लाख से ज्यादा मिल रहा है भाई। 125% के हिसाब से अगर देखोगे ना, 25 × 125 लगभग लगभग 11,25,000 उसका बैठ रहा है। ठीक है, और अगर किसी ने 1 लाख डाला है तो उसका 2,25,000 रुपये तो उसकी खुली खुली वैल्यू बैठ रही है। और अगर किसी ने एसआईपी करवा रखा है तो उसमें 167% का रिटर्न है टिल नाउ। समझ में आ रही बात?
तो वो चीज़ है। और डिफेंस फंड मेरे को अभी भी इसमें पोटेंशियल बहुत लग रहा है। मेरे को पर्सनली ऐसा लग रहा है कि यहाँ से भी 5 गुना होने की ताकत रखता है, क्योंकि जिस हिसाब से डिफेंस में बजट एलोकेशन हो रहा है और जिस हिसाब से यहाँ पे मतलब एक ऐसा देखे ना कि कंटिन्यूसली वॉर की सिचुएशन हर देश के आसपास बन रही है। जैसे पहले रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था, अभी ईरान इसराइल का हो गया। तो जो आपस में कंट्रीज लड़ रही है, और इंडिया पाकिस्तान तो हमेशा ही वो चलता रहता है, इंडिया पाकिस्तान इंडिया चाइना। तो ऐसा डिफेंस में तो ग्रोथ आनी ही है, और डिफेंस को ऐसा लग रहा है कि आने वाले 5 सालों में इंडिया डिफेंस में भी बहुत महारत हासिल कर लेगा। तो ऐसा लग रहा है कि डिफेंस सेक्टर में बहुत बढ़िया चलने वाला है। मैं पर्सनली इस फंड में आराम से 2-3 लाख रुपए मैं खुद मेरे हिसाब से इसमें इन्वेस्ट करूंगा। और नो डाउट मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि साल भर में इसमें, साल भर हो सकता है 4-5 महीना हो जाए, हो सकता है साल भर हो जाए, साल भर में इसमें भी पैसा डबल होने वाला है, मेरे को ऐसा लग रहा है। और मैं इसमें SIP भी कर पाऊंगा और लमसम भी इसमें पैसा डालूंगा। और मेरे को ये फंड एक्चुअल में जो डिफेंस फंड होते हैं वो सेक्टरल फंड हो गया, और वो डिफेंस वाली कंपनीज में ही इन्वेस्ट करते हैं। लाइक ऐसा हो गया पारस डिफेंस ले लो, पारस डिफेंस की ग्रोथ आपके सामने है, मझगांव डोक हो गया, ठीक है। इस तरह के जितने भी डिफेंस सेक्टर के जो शेयर्स हैं, उन शेयर्स में ये लोग पैसा लगाते हैं, पैसा बनाते हैं और उस हिसाब से अपने को रिटर्न देते हैं। और मैं इस पर्टिकुलर फंड को ले लो या इस पर्टिकुलर सेक्टर को ले लो, मैं इसमें बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, बहुत ज़्यादा बुलिश। मैं इसमें ये बोलूँगा, आप लोग जरा सा भी शेयर मार्केट से नहीं लेना, जरा सा भी अपने हिसाब से ये फंड जरूर लेना। सेविंग करने के हिसाब से बोल दो चाहे किसी का, भाई मैं FD जितने करवाने की सोच रहा हूँ ना, FD के बजाय तो मैं इसमें डाल दूंगा पैसा, क्योंकि FD में जितना रिटर्न आएगा ना, उससे बेटर रिटर्न मेरे को ये डिफेंस फंड दे देगा। मैं इतना इसमें श्योर हूँ, एकदम मैं श्योर हूँ इस चीज़ को लेकर। और मैं खुद आपको बोल ही चुका हूँ, मैं अच्छा खासा इसमें पैसा डालूंगा, ठीक है। ये बात होगी अपने ये NFO की। अब दूसरी बात ये है कि अभी IPO सेक्टर अभी इतना बूम पे नहीं है, जैसा आप सब लोग देख ही हो, लेकिन ऐसा लग रहा है IPO सेक्टर में बूम लौटेगी, क्योंकि रीजन बिहाइंड द सीन जो अभी मेरे पास लिस्ट आई है, लगभग 24 से 25 कंपनीज बहुत बड़े बड़े IPOs और बहुत अच्छे अच्छे IPOs लेके आने वाली है। तो बी प्रिपेयर, ठीक है। उसमें से अभी जैसे Hyundai ने भी अपनी DRHP फाइल किया है, वो अभी तक का बिगेस्ट IPO होने वाला है। 24,000 करोड़ की DRHP फाइल हुई है उसमें, समझ में आ रही है। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने भी DRHP तो फाइल करी दी है। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत बहुत लंबे चौड़े स्तर की, मतलब ऐसा समझ लो बहुत पैसा कमाने का मौका मिलने वाला है अपने को। और एक चीज जो मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ, जितने भी फैमिली मेंबर है सबका डीमेट अकाउंट ओपन कर लो, सबके डीमेट अकाउंट ओपन कर लो। आजकल तो वैसे भी कोई खर्चे वाला तो काम ही नहीं है, खर्चे वाला तो कोई काम बचा ही नहीं है, समझ में आ रही बात। सबका IPO पर्पज के लिए कर लो, IPO पर्पज, बायबैक पर्पज। अरे पैसा बनता है भाई साहब, उसमें पैसा बनता है। अगर लॉटरी का टिकट है, अलॉटमेंट आ गया तो पैसा बनेगा। और अभी जैसे 24-25 जो IPO मैं आपको गिना रहा हूँ, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 4 महीने तो वैसे भी सीजन का टाइम होता है अपना। जो भी शेयर मार्केट का काम कर रहा है उसको अच्छे से पता है भाई, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर पैसा फ्री है। तो ये टाइम में इतना पैसा बनता है ना मार्केट से, 4 महीने काम कर लो, बाकी काम ही मत करो पहले मार्केट में, उतना पैसा वो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर रिटेलर को पैसा देता है। दिसंबर भी आधा दिसंबर, क्योंकि उसके बाद क्रिसमस और वो सब छुट्टियां में चला जाता है, FI वहाँ पे छुट्टी मनाने चले जाते हैं। बाकी और इतना मौका नहीं मिलता रिटेलर को। और क्या होता है ना, जितने ज्यादा डीमेट अकाउंट है उतना क्या है कि हम लोग एक IPO के लिए एक अकाउंट से अप्लाई कर दिया, क्या हुआ प्रोबेबिलिटी कितना रहा। लेकिन वही अगर 10 IPO के लिए मैंने अप्लाई किया, भाई एक ही IPO में 10 टाइम तो मैंने खुद ने अप्लाई किया है मेरे सारे फैमिली मेंबर के अकाउंट से, तो किसी ना किसी में तो अलॉटमेंट आ ही जाएगा, समझ में आ रही बात। तो एटलीस्ट वो बोलते हैं ना रिटर्न मिलेगा, वो बरसात, थोड़ी थोड़ी छींटों की बरसात हम लोगों पर भी हो जाएगी, समझ में आ रही बात। अगर आपके पास ऑलरेडी डीमेट अकाउंट है तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए जा रहा हूँ, उसमें डीमेट अकाउंट ओपन कर लेना, मैं खुद आपसे पर्सनली कनेक्ट कर लूँगा, समझ में आ रही बात, ठीक है। और इसी के साथ ये NFO में जो भी लोग हैं, मैं इसमें बहुत बुलिश हूँ, मोतीलाल ओसवाल वाले इस सेक्टर फंड में, बहुत डिफेंस सेक्टर फंड में मैं बहुत बुलिश हूँ, और मैं खुद अपना पैसा उसमें डालूंगा। तो आप अपने हिसाब से, सेविंग के हिसाब से देख लेना, और कोई भी काम करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर कर लेना, समझ में आ रही बात। दिस वीडियो इज प्योर एंड प्योर फॉर एजुकेशनल पर्पस। इसी के साथ बाय बाय, प्रॉफिट कमाते रहो और ट्रेड्स करते रहो, ठीक है।